ये है हमारा 12th स्टैंडर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, पूरी इकोनॉमी की डिमांड, एक्चुअल डिमांड नहीं पर जो प्लान्ड डिमांड है, जो लोगों का प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, उसको हमने क्या नाम दिया था, एडी नाम दिया था। इसी तरीके से जब हम सप्लाई की बात करेंगे तब हम बात करेंगे पूरी इकोनॉमी में जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो जो प्लान कर रहे हैं सप्लाई करने का गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। कैसे लिख दे रही है बुक, देखो, एस रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एडी की तरह ही एएसपी एक्चुअल आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू नहीं है, ये डिजायर्ड आउटपुट है या जो प्लान्ड आउटपुट है बाय द प्रोड्यूसर्स उसकी वैल्यू है। इट इज आइडेंटिकल विद द फ्लो ऑफ इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्या बात कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा एएस है यानी कि जो सप्लाई है वो इनकम से आइडेंटिकल होगी, लाइक एक जैसी दिखेंगी जो इनकम है और जो सप्लाई है। ऐसा क्यों कहा गया, सोचिए, क्यों कहा जा रहा है कि जो गुड्स है इकोनॉमी में और जो इनकम है वो बराबर हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी? इसका जवाब है हमारे जब हम पहले चैप्टर्स पढ़कर आए हैं, हमने एक टॉपिक पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें क्या बोलता था कि एक इकोनॉमी में सबसे पहले क्या होता है, चीजों का जनरेशन होता है या प्रोडक्शन होता है। फिर ये प्रोडक्शन का जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसके लिए आप क्या यूज करते हो, आप सर्विसेज यूज करते हो जो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है। एंड उन सर्विसेज के बदले आपको उनको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, जिस वजह से सोसाइटी में इनकम जनरेशन होता है। सबसे पहले वैल्यू एडिशन या प्रोडक्शन होगा, उसके बाद इनकम जनरेट हो जाएगी। अब ये जो इनकम जनरेट हुई है, लोग क्या करेंगे, इसको लेकर जाकर मार्केट में क्या करेंगे, गुड्स खरीदेंगे। तो यानी कि एक्सपेंडिचर होगा या कह सकते हैं डिस्पोजिशन होगा इनकम का। किस चीज पे होगा, वो खर्चा किस चीज पे होगा, जो चीजें इकोनॉमी में प्रोड्यूस होंगी। इसी तरीके से ये सर्कल घूमता रहता है या ना। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप ये बात भी समझ जाएंगे कि क्यों आइडेंटिकल है इनकम और एएस। एएस क्या है, जो सप्लाई हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी इकोनॉमी में जो प्लान्ड वैल्यू एडिशन है वो किसके बराबर होगा, इनकम के बराबर तो होगा। तो क्या दिक्कत है हमें ये बात कह देने में कि जो हमारा एएस है वो इक्वल होगा हमारे वाई के, दैट इज इनकम का साइन। बोलो इसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। और क्या लिखा है, एएस एंड वाई देयरफॉर मे बी ट्रीटेड एज आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये बात तो हमें समझ ही आ गई कि यही रीजन है जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, जो इतना वैल्यू एडिशन हो रहा है इकोनॉमी में, एंड ऑफ द डे वो किस में चेंज हो जाएगा, इनकम जनरेशन में चेंज हो जाएगा। एंड एंड ऑफ द डे फिर वो एक्सपेंडिचर में चेंज हो जाएगा। सो अभी हम ये टू साइड इक्वेशन उठा के बोल रहे हैं कि जो एएस है और जो हमारा वाई है वो क्या है, आपस में इक्वल है। आगे क्या बात हुई है, और कुछ अच्छे से लिख दी है चीजें। एएस इज प्लान्ड प्रोडक्शन और डिजायर्ड प्रोडक्शन। एक्चुअल आउटपुट की बात नहीं हो रही है, जो प्लान्ड या डिजायर्ड आउटपुट है उसकी बात हो रही है। इट इज नॉट एक्चुअल आउटपुट, ओके। इट इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है, विच मेक्स इट अ फ्लो कॉन्सेप्ट। जैसे हमारा एडी एक फ्लो कॉन्सेप्ट था, वैसे ही एएसपी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। रीजन समझ सकते हैं कि हम प्लान्ड आउटपुट क्यों उठाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्चुअल आउटपुट उठाना इज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट। प्लान्ड आउटपुट हम इसलिए उठाते हैं क्योंकि जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल है ये जेएम कीन्स के दिए हुए हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स के दिए हुए हैं, जो कि जनरली बिलीव करते थे, अपनी थ्योरीज उन्होंने डिजाइन की थी शॉर्ट रन के हिसाब से, यानी एक साल के पीरियड के हिसाब से, क्योंकि वो मानते थे कि लॉन्ग रन में तो हम सब मर ही जाएंगे। तो एक शॉर्ट पीरियड में आप एनालिसिस स्टार्टिंग पॉइंट पे करोगे, राइट, आप उसी हिसाब से अपनी थ्योरीज बनाओगे, राइट। इसीलिए आप एक्चुअल आउटपुट नहीं उठाते थे जो आपको एंड में मिलेगा, आप स्टार्टिंग पॉइंट से एक प्लान्ड आउटपुट जो इकोनॉमी में है उसे पिकअप कर लेते थे। होपफुली हमें कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन मिला होगा कि प्लान्ड प्रोडक्शन हम लोग क्यों पिकअप कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि एएस बिहेव कैसे करेगा।
डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स जब होंगे इकोनॉमी के अंदर, तो कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई कैसा बिहेव करेगा डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के लिए। तो क्या समझ में आ रहा है, इनकम 0 होगा, सप्लाई भी कुछ नहीं होगा। देन हमारे पास इनकम 20 होगा तो सप्लाई भी 20 हो गया है, इनकम 40 है तो सप्लाई भी 40 हो गया। क्या नोटिस कर रहे हैं, फिर वही बात आ गई कि इनकम और सप्लाई क्या है, आइडेंटिकल है, एक दूसरे को लेकर सेम है। रीजन क्या समझा हमने, इसका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और क्या बात हो रही है, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल ऑल दे विश टू प्रोड्यूस, ये टी एक्स्ट्रा है, ऑल दे विश टू प्रोड्यूस, दैट्स वाई AS इज इक्वल्स टू Y। जितना भी प्रोड्यूसर्स प्लान कर रहे हैं बनाने का, उतना वो बेचने का भी प्लान कर रहे हैं, तभी सर्कल कंप्लीट हो रहा है, राइट। इसी वजह से हमारा जो AS है और Y है वो क्या है, बराबर है। अच्छा, अब ये प्रोड्यूसर्स ऐसा सोच क्यों रहे हैं, ऐसा हो क्या रहा है, क्यों रहा है, दिस इज बिकॉज देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। So increase in AD is met by increase in AS and no effect is seen on prices। इस बात को समझने की कोशिश करें। एक्सेस कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, एक्सेस कैपेसिटी इकोनॉमी के अंदर एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आप मानकर चलते हो कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, सब क्या है, अंडर यूटिलाइज्ड है, मतलब आप इन्हें प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे। अभी अगर 100 लोग हैं देश में जो काम कर सकते हैं, केपेबल हैं, आप 100 के 100 लोगों को यूज नहीं कर रहे, आप 50 लोगों को यूज कर रहे। धीरे धीरे स्टेज में समझो, स्टोरी की तरह इस बात को, कि क्या हो रहा है, एक देश है, देश में 100 लोग हैं जो काम कर सकते हैं, लेकिन आप 50 को यूज कर। तो इन केस अगर लोगों का इनकम बढ़ता है इस देश में, अगर इस देश में लोगों का इनकम बढ़ता है, वो डिमांड बढ़ाते हैं, तो जो सप्लायर्स है, जो 50 लोगों को एम्प्लॉय किए हुए हैं, वो अब 60 लोगों को एम्प्लॉय कर लेंगे और सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। इसी सिचुएशन को एक्सेस कैपेसिटी कहा जाता है। जब एक देश के रिसोर्सेज पूरी तरह यूटिलाइज्ड नहीं है और अगर डिमांड किसी भी केस में बढ़ा, इनकम किसी भी केस में बढ़ी, तो जो सप्लायर्स है वो इन रिसोर्सेज को यूज कर लेंगे एंड डिमांड को मीट कर पाएंगे, सप्लाई को इंक्रीज कर पाएंगे। कैसे समझ सकते हो और इस बात को, फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में आप पूरा एरिया को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ थोड़ा सा सेक्शन यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हो, आप हर दिन में 10 यूनिट्स बना पाते हो। लेकिन आपको पता लगा पिछले महीने कि इस महीने हर दिन जो डिमांड है वो क्या कर रहा है, 10 यूनिट्स का नहीं 20 यूनिट्स का रहा है। तो अब आप क्या करोगे, आप जो फैक्ट्री का छोटा हिस्सा यूज कर रहे थे ना, उसकी जगह फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा यूज करने लग जाओ। फैक्ट्री आपके पास पड़ी थी ना खाली, आप छोटा हिस्सा यूज कर रहे थे, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप ज्यादा हिस्सा यूज करने लग जाओगे। इसको बात समझ में आ रही है कि इंक्रीज्ड डिमांड को आप मीट कर पाए अपनी सप्लाई को बढ़ा के, क्योंकि आपके पास अनयूज्ड फैक्ट्री पड़ी हुई थी, अनयूज्ड रिसोर्स पड़ा हुआ था। लेकिन अगर मान के चले कि आप एक कमरे में प्रोडक्शन कर रहे थे, उस कमरे की कैपेसिटी है कि आप 10 ही यूनिट्स बना सकते हो और आप 10 यूनिट्स ऑलरेडी बढ़ा रहे हो। इस केस में अगर डिमांड 10 से 20 हो जाती है, तब भी आप अपना सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। जो ये कीन्स के मॉडल है, ये बेस्ड है इस अजम्पशन पे कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि अंडर यूटिलाइज्ड फैक्ट्री पड़ी हुई है जो यूटिलाइज नहीं हुई है। इसको बात समझ में आ रही। तभी आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ रहा है, आप उसको कॉरेस्पॉन्ड कर पा रहे हो सप्लाई को बढ़ा के। वरना अगर हम सिर्फ एक कमरे की बात करें, अगर वही कमरा होता तो आपकी सप्लाई इंक्रीज ही नहीं कर सकती थी। इसको बात समझ में आ रही, आया ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान के चल रहे कि एक एक्सेस कैपेसिटी का सिचुएशन एग्जिस्ट कर रहा है इकोनॉमी में। इसीलिए अगर इन केस डिमांड बढ़ी, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, तो जो सप्लायर्स हैं वो अपनी सप्लाई भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे रिसोर्सेज को यूज करके। बोलोगे इसको, इतनी बात समझ में। अच्छा, एक और सवाल कहीं ना कहीं मन में आता है कि ये क्यों माना है हमने कि एक्सेस कैपेसिटी है इकोनॉमी के अंदर, क्या पता रिसोर्सेज पूरे यूटिलाइज्ड हो। ये फिर से वही बात आती है कि जो मॉडल्स हैं ये बनाए गए हैं जेएम केन्स द्वारा। वो एक पॉपुलर इकोनॉमिस्ट थे, उनकी जो भी थ्योरीज थी वो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम बनी थी। ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री में एक ऐसा क्राइसिस का टाइम था
जहाँ पे हम लोग रिसेशन के साइकिल में फंस गए थे, हमारे इनकम लेवल्स बहुत लो थे, डिमांड बहुत लो थी, एम्प्लॉयमेंट बहुत लो था, ये सब चीज़ें हो रही थी इकोनॉमी के अंदर। तो जब एम्प्लॉयमेंट वगैरह जैसी चीज़ें लो है तो हम मान के चल सकते हैं कि लोग अनएम्प्लॉयड है, यानी कि एक कंट्री के रिसोर्सेज पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो रहे। इसीलिए एक बेसिक अजम्पशन था कीन्स के मॉडल में कि एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट कर रही है, इन लोगों को एम्प्लॉय करके सप्लायर्स अपना सप्लाई बढ़ा सकते हैं इन केस अगर डिमांड कैसे भी बढ़ता है। होपफुली हम कुछ रीजन समझ पाए होंगे कि हमारी बुक्स जो चीज़ें लिख रही है वो क्यों लिख रही है, हाँ या ना। इतनी बात हमें समझ आई कि हमारा जो एएस है वो कैसा बिहेव कर रहा है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स के साथ, हाँ या ना, बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो ये हमारा कर्व बन जाएगा, किस शेप में बना है, 45 डिग्री एंगल। अब इस 45 डिग्री एंगल का मतलब क्या है, जब भी कोई लाइन 45 डिग्री पे बनती है एक ग्राफ में, उसका मतलब क्या होता है। हमने लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन रेज किया था, लास्ट लेक्चर में भी जब हमने क्या ड्रॉ किया था, एडी ड्रॉ किया था, तब हमारा ग्राफ कैसा दिख रहा था, ये 45 डिग्री लाइन थी, इसको हमने y बोला था, और एडी कुछ ऐसा दिख रहा था। वापस ड्रॉ कर लेते, एक मिनट। ये हमारा 45 डिग्री लाइन इनकम का, और एडी कुछ ऐसा दिख रहा था, आया ना, याद आ रहा है। वहां पे हमने सवाल पूछा था कि इनकम का लाइन 45 डिग्री पे क्यों है, पूछा था या नहीं पूछा था। हाँ, तो अब यहाँ पर फिर से 45 डिग्री लाइन बन गया जब हम एएस ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एस। कोई भी लाइन 45 डिग्री पे क्यों ड्रॉ होती है, क्या मतलब है। देखो ये ग्राफ है, राइट एंगल पे बना है, यानी कि ये कितना एंगल है, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट कर रहे हैं, ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। 90 डिग्री का हाफ क्या होता है, 45 होता है ना। 90 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 45, है ना। इसका मतलब है कि ये जो लाइन ड्रॉ हुई है 45 एंगल पे, ये इस एंगल को दो बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांट रही है, यानी कि जितना एएस है उतना इनकम है। एडी वाले ग्राफ में क्या हो रहा था, ये y का लाइन था 45 डिग्री का, है ना, ये एडी का लाइन था। यहां पर क्या हो रहा था, जितनी भी एडी होगी इस पॉइंट ऑफ लाइन पे, जितनी भी एडी होगी उतना ही क्या होगा, इकोनॉमी का जीडीपी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तभी तो ये जिस पॉइंट पे कट करते थे y इज इक्वल्स टू एडी होता था, वहां पर हमारा जो इनकम होता था और जो इकोनॉमी में डिमांड हो रहा होता था वो बिल्कुल बराबर होता था। ना तो हम कोई एक्स्ट्रा सेविंग्स यूज कर रहे होते थे, ना हम कुछ एक्स्ट्रा सेव कर रहे होते थे। बोलो किसको बात समझ में आ रही। ये जो 45 डिग्री लाइन होती है, ये हमारी इनकम को और सप्लाई को क्या कर रही है, बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांट रही है। हमारा जो y एक्सिस है, x एक्सिस है, इसको बराबर हिस्सों में बांट रही है। ये हमें क्या शो करता है कि जितनी वैल्यू आप यहाँ से उठाओगे उतनी ही वैल्यू यहाँ पे आएगी। यानी कि अगर यहाँ पे 400 वैल्यू है तो यहाँ पे भी कितनी वैल्यू होगी, 400। यहाँ पे अगर 600 वैल्यू है, यहाँ पे भी कितनी वैल्यू होगी। क्या मतलब है कि जितना इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन हो रहा है, सप्लाई क्रिएट होगा, उतनी ही इकोनॉमी में इनकम भी क्रिएट होगी। इसका रीज़न क्या है, फिर वही रीज़न है हमारे पास, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जितनी भी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन या प्रोडक्शन हो रही है, एंड ऑफ द डे वो पेमेंट्स किसको मिलेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर को, जिसकी वजह से क्या होगा, इनकम जेनरेशन होगा, जो वो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, डिस्पोजिशन करेंगे। किस चीज पे करेंगे खर्चा, जो गुड्स क्रिएट हुई हैं इकोनॉमी के अंदर, जिस वजह से तीनों चीजें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसे हम कह देते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी। यही रीजन है कि जो हमारा इनकम है और जो हमारा वैल्यू एडिशन है वो क्या हो रहा है, बराबर। होपफुली हमें समझ आया होगा कि एएस कैसे फंक्शन करता है, हाँ ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को कुछ और थोड़ा समझेंगे बाय कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन डिस्कस करके, कि कैसे कंजम्पशन बिहेव करता है और कैसे सेविंग बिहेव करता है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के साथ।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझिए चीज़ों को, ढूंढिए कुछ। अगर हमारे लिए आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।